देखिए, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं रहती। वो एक ऐसे दरवाजे की तरह होती हैं जिसके पीछे का सच ना किसी को भी हिलाकर रख सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत होती है नासिक के एक दफ्तर से, एक मामूली सी शिकायत से, लेकिन देखते ही देखते ये एक नेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है। एक ऐसी जांच जो शायद इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की नींव तक हिला दे। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। अब देखिए, बात कितनी सीरियस है इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था इंडिया की सबसे जानी मानी कंपनियों में से एक के अंदर। ये एक पहेली की तरह है और आज हम इसके हर एक टुकड़े को जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है नासिक के टीसीएस बीपीओ ऑफिस से। यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में कह सकते हैं सनसनी फैला दी। समझिए, ये अब कोई लोकल पुलिस का मामला नहीं रहा। जब एनआईए, एटीएस और आईबी मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है और इसके तार कहां-कहां तक जुड़े हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि कंपनी के एम्प्लॉइज पर आखिर आरोप लगे क्या हैं? चलिए अब इन दावों को जरा डिटेल में समझते हैं। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि आरोपों के मुताबिक ये एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा रैकेट था जो करीब करीब 4 साल से चल रहा था। तो पीड़ितों ने जो बताया है उसके अनुसार एम्प्लॉइज को टारगेट करने का एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। पहले प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट के बहाने दोस्ती की जाती थी, फिर धीरे धीरे पर्सनल कमेंट्स और गलत व्यवहार शुरू होता था। इसके बाद रिकॉर्डेड फोटोज या वीडियोज से ब्लैकमेलिंग और आखिर में धर्म बदलने के लिए दबाव। यह एक ऐसा जाल था जिसमें कई लोग फंसते चले गए। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपों में यह भी कहा गया कि एम्प्लॉइज को उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ जाकर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जैसे कि बीफ खाना, और अगर कोई मना कर दे तो उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता था। और यह मामला कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा अथॉरिटीज के इस बयान से लगता है। उनका साफ साफ मानना है कि अभी जो कुछ भी सामने आया है ना, वो शायद पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतने सालों से चल रहा था तो अचानक से ये पूरा मामला सामने कैसे आया? कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक विक्टिम अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला करती है। जी हां, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो चिंगारी है ना, वो एक महिला कर्मचारी के साहस से लगी। उसी ने हिम्मत दिखाकर आगे आने और पुलिस में एक डिटेल्ड रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। तो सिस्टम में गड़बड़ कहां हुई ये यहां साफ हो जाता है। देखिए, जब पीड़ितों ने हिम्मत करके एचआर डिपार्टमेंट में शिकायत की तो उनकी मदद करने की जगह कथित तौर पर उन्हें ही टारगेट किया जाने लगा। ये उस सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जिसे दरअसल एम्प्लॉइज की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। अब पहली शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने एक पूरी तरह से प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने इन आरोपों की सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया, और ये एक ऐसा कदम है जो आमतौर पर बड़े और ऑर्गेनाइज क्राइम के मामलों में उठाया जाता है। सोच कर देखिए, महिला पुलिस ऑफिसर्स को डमी कैंडिडेट बनाकर, मतलब नौकरी ढूंढने वालों के भेस में, उस ऑफिस के अंदर भेजा गया। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिए ताकि वो अंदर की सच्चाई को अपनी आंखों से देख सकें। सुनने में ये किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, पर यह असल में हुआ। और पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन का असर तुरंत दिखा। एक बड़ा बदलाव आया। जहां पहले विक्टिम्स डरे हुए थे, चुप थे, वहीं अब एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज हो रही थी और गिरफ्तारियां भी हो रही थी। कह सकते हैं कि डर का जो माहौल था वो अब टूटने लगा था। एक अकेली शिकायत से शुरू होकर कुल 9 एफआईआर्स दर्ज हुई। इनमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। और ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये किसी एक इंसान का मामला नहीं था। ये एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम थी जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले रखा था। तो अब ये पूरा मामला वर्कप्लेस सेफ्टी और कानून को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करता है। सोर्स के मुताबिक ये संभावना जताई जा रही है कि अगर ये आरोप सही साबित हुए तो ये इंडिया में एक लैंडमार्क केस, यानी एक ऐतिहासिक मामला बन सकता है। अब इस मामले में एक कानूनी पेच भी है जो इसे और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। दरअसल सोर्स 2026 के एक महाराष्ट्र बिल का जिक्र करता है जिसमें यह माना गया है कि धार्मिक धर्मांतरण को रेगुलेट करने के लिए कोई खास कानून है ही नहीं।
और इसी लीगल वैक्यूम या कानून की कमी की वजह से ऐसे मामलों पर एक्शन लेना और भी मुश्किल हो जाता है। तो पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ होना बाकी है, जैसे कि क्या इसमें कोई बाहरी फंडिंग थी, एचआर की भूमिका की पूरी जांच करना, कंपनी के हायरिंग पैटर्न और टीम बनाने के तरीके का एनालिसिस करना, और जितने भी डिजिटल सबूत और सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें क्रॉस चेक करना। यानी ये पहेली अभी सुलझी नहीं है। और आखिर में ये केस एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, वो ये कि एक ऑफिस के अंदर होने वाला कोई अपराध कब एक नेशनल सिक्योरिटी की चिंता बन जाता है। ये मामला सोचने पर मजबूर करता है कि वर्कप्लेस क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स और देश के हित के बीच की जो लाइन है वो कितनी धुंधली हो सकती है। और ये सवाल सिर्फ इस एक केस तक ही सीमित नहीं है।